बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने इस क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 तक करवा दिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 क्या है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 लिखा है। इससे पहले भी स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बताया कि अब जो आपके पास चॉइस जो होगी वो हर पार्ट के साथ गिवन होगी। जैसे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 लिखा हुआ है, तो पार्ट 9 में 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं और दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो पार्ट 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है वो है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर 23 पावर 14। आपने स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 23 पावर 14 है इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे ये बताना है। तो इसके लास्ट 2 डिजिट बताना बहुत इजी है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर के जरिए 23 पावर 14 करेंगे तो हमारे पास कोई नंबर आएगा और फिर जब वो नंबर आ जाएगा तो उसके लास्ट 2 डिजिट हम देख के बता सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे। लेकिन स्टूडेंट आपने इसको इस तरीके से नहीं करना, यानी कैलकुलेटर के जरिए आपने इसके लास्ट 2 डिजिट्स नहीं बताने, बल्कि आपने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पर 23 पावर 14 के जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे ये बताना है। यानी हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, क्योंकि हमने अपनी बुक में जो बाइनोमियल थ्योरम्स पढ़े हुए हैं उसमें से ये क्वेश्चन आ गया है। जैसे आपके पास आपकी बुक की यूनिट है 7, यानी यूनिट 7 आपके पास क्या है, यूनिट 7 है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम है। तो ये क्वेश्चंस बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 23 पावर 14 का बताएंगे। तो पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है ये बता देता हूं। यानी बाइनोमियल थ्योरम ये होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल पावर n, तो इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो ये किसके इक्वल होता है, एन सी, यानी होल पावर क्या है n है, तो एन सी 0। यहां पर आपके पास a पावर n आएगी फर्स्ट टर्म, इसकी जो एक्सपेंडिंग फॉर्म होगी, और सेकंड टर्म होगी एन सी 1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी होगा, और इसी तरीके से थर्ड टर्म होगी एन सी 2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर होगा। यानी जो a की पावर है वो एक कम होती जाएगी, b की पावर 1 इंक्रीज होती जाएगी, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। जो लास्ट टर्म है वो होगी एन सी एन, a पावर 0 b पावर n होगी। अगर a पावर 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द बाइनोमियल थ्योरम ऑफ a प्लस b होल पावर n है। तो हमने इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए 23 पावर 14 को एक्सपेंड करना है। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है 23 पावर 14। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने के लिए आपके पास 2 टर्म्स होनी चाहिए। अब अगर मैं पावर n की जगह यहाँ पे 14 है लेकिन a प्लस b की जगह क्या है 23 है, तो पहले हम a प्लस b को 23 को a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे। तो 23 को मैं 20 प्लस 3 होल पावर 14 लिख सकता हूं, यानी 20 प्लस 3 क्या होगा 23 होगा। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। तो n आपके पास यहाँ पे क्या है 14, तो बाइनोमियल थ्योरम की फर्स्ट टर्म क्या होती है, एक्सपेंडिंग फॉर्म में n c 0 a पावर n होती है, where n c 0 is the
कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपने अपनी जो यूनिट 6 है उसमें पढ़ा हुआ है एनसीआर क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन। n हमारे पास क्या है, 14 है, तो इट मींस कि 14 c 0 होगा। a हमारे पास 20 है, तो यहां पर a पावर n है, तो 20 पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे इसकी, अगर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी, n क्या है, 14 है, और c1 होता है तो 1 लिखेंगे यहां पर, और a पावर n माइनस 1 है, तो a पावर n माइनस 1 क्या होगा, 14 माइनस 1 इंटू b हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इस b की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और 14 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, 13 के इक्वल होता है, तो a पावर 13, और सॉरी a हमारे पास यहाँ पे क्या है, 20 है, तो ये 20 पावर 13 इंटू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म अगर लिखूं तो ये nc2 है, तो n हमारे पास 14 है, c2 आएगा, a पावर n माइनस 2 है, तो a हमारे पास 20 है यहाँ पर, और n माइनस 1 करेंगे तो 14 माइनस 2 है, सॉरी 14 माइनस 2 क्या होगा, 12 होगा, इंटू b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट ये चलता जाएगा। जो लास्ट टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगी, मैं NCN है तो 14C14 होगी, इंटू b पावर क्या होगा, 14 होगा, यानी b हमारे पास यहाँ पे क्या है, b हमारे पास इस एक्सपेंडिंग में 3 है, तो 3 पावर 14 होगा। इससे जो पिछली टर्म अगर मैं लिखना चाहूं, लास्ट टर्म से पिछली टर्म, तो वो आपके पास 14C, ये देखें यहां पर C1 है, यहां पे 2 है, यहां पे इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में, इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें 14C3 होगा, लास्ट टर्म में 14C14 है, तो इससे पहले वाली टर्म में 14C क्या होगा, 13 होगा, और a पावर यानी a हमारे पास क्या है, 20 है, तो 20 पावर 1 होगा, और 3 की पावर क्या होगी, 3 की पावर 13 होगी। यानी इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी 23 पावर 14 को 20 प्लस 3 लिखकर उसको बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड करेंगे। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, इसको जरा वाजे करके मैं लिखूं, (14C13) और 20 पावर 1 इंटू 3 पावर 13 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं उनको छोड़ के, यानी लास्ट टू टर्म्स को छोड़ के जो बाकी टर्म्स हैं उनमें हम लोग 20 पावर 2 तक कॉमन ले सकते हैं। यानी अगर मैं फर्ज करें ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनको मैं छोड़कर बाकी जो टर्म्स हैं उनमें मैं क्या कर लेता हूं, 20 पावर्स 2 कॉमन लेता हूं। यानी मैं लिखता हूं टेकिंग 20 पावर 2 कॉमन, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स, फ्रॉम ऑल टर्म्स एक्सेप्ट फ्रॉम लास्ट टू टर्म्स। यानी लास्ट टू टर्म्स को छोड़ के बाकी जितनी टर्म्स हैं उनमें हम 20 पावर 2 कॉमन लेते हैं। यानी मैं अगर फर्ज करें 20 पावर 2 कॉमन ले लूं तो फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, 14C0, 20 पावर 14 है तो ये 20 पावर 12 ले जाएगा। सेकेंड टर्म में 14C1 एज इट इज आएगा, 20 पावर 13 है तो इसमें 20 पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, 20 पावर 11 रह जाएगा, और 3 एज इट इज आएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगी, फर्ज करें इस टर्म में से अगर 20 पावर 2 कॉमन ले लें तो 20 पावर 12 है तो ये 20 पावर 10 हो जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस सो ऑन।
ये जो लास्ट टू टर्म्स है इनको छोड़ के इससे पहले वाली जितनी टर्म्स है इन सब में हमने क्या लिया है, 20 पावर 2 को कॉमन लिया है। तो लास्ट टू टर्म में हमने नहीं लेना है, तो जिसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, तो ये 14 C 13 20 और 3 पावर 13 और प्लस 14 C 14 3 पावर 14, इसको हमने एज इट इज लिखा है। इन दोनों में हमने कोई कॉमन नहीं लिया 20 पावर 2, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं आ सकता है। इनसे पहले जितनी टर्म्स है उन सब में 20 पावर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि ये 20 पावर 1 है, तो इससे पिछली टर्म में जो होगी, इससे जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें 20 पावर 2 होगा, 3 पावर 12 होगा, तो उसमें से 20 पावर 2 कॉमन ले लेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूं। ये जो मैंने 20 पावर 2 जो कॉमन लिया है, इसमें जो भी नंबर आ जाए उसको अगर हम 20 पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 20 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 20 पावर 2 इक्वल होता है 400 के इक्वल होता है। यानी अगर उसको हम 400 के साथ मल्टीप्लाई करें इसमें, यानी ये जो आपके पास टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, इसमें जो भी नंबर आए इनका सम, इनका एडिशन जो भी आ जाए, जब वो 400 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके जो लास्ट टू डिजिट है वो तो 00 होंगे ही होंगे। यानी जैसे मैं लेट्स सपोज 400 को मल्टीप्लाई करता हूं, इधर जो आ रहा है लेट्स सपोज फर्ज करें कि ये नंबर आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है 175 आ रहा है। मैं अगर 400 को 175 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जो लास्ट टू डिजिट जो है ये यानी 00 आएगा, 4 5 20, तो 2 कैरी गया, 4 7 28 प्लस 2 30, 3 कैरी गया, 4 1 4 प्लस 3 7, तो ये आपके पास 70,000 आ रहा है। तो इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या है, 00 है। इसका मतलब है कि इन टर्म्स का जो सम आएगा, यानी लास्ट टू टर्म्स को छोड़ के इससे पहले वाली जो टर्म्स का सम आएगा, यानी जब हम इन टर्म्स के सम को, जो कि मैंने इस ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज की है, ये वाली टर्म जो है, इनका जो भी सम आ जाए, जब उसको 400 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके लास्ट टू डिजिट्स क्या बनेंगे, उसके लास्ट टू डिजिट्स बनेंगे 00 बनेंगे, क्योंकि 400 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके लास्ट टू डिजिट्स क्या बनेंगे, 00 बनेंगे। तो हम अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एज एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट, एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट, चले इसको मैं कर्ली ब्रैकेट कह लेता हूं, यानी ये वाली जो एक्सप्रेशन कर्ली ब्रैकेट में क्लोज है, एज एक्सप्रेशन इन द कर्ली ब्रैकेट। मजीद वाज़ेह करने के लिए इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट कहा हुआ है, एज एक्सप्रेशन इन द कर्ली ब्रैकेट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 20 power 2 which is equal to 400, hence its last two digit, hence its last two digits are zeros। यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो सम है, इस सम को लेने, इन टर्म्स का सम करने के बाद जब हम इसको 20 पावर 2 से, यानी 20 पावर 2 किसके इक्वल होता है, 400 के इक्वल होता है। जब हम इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट टू डिजिट्स बनेंगे वो 00 ही बनेंगे, बेशक कोई भी नंबर हो। अब इसका मतलब है कि इधर तो लास्ट टू डिजिट्स 00 आ जाएंगे। अब हम जरा चेक करेंगे कि यहां पर लास्ट टू डिजिट्स क्या आ रहे हैं, यानी 14 C 13 20 into 3 पावर 13
प्लस C14 3 पावर 14 को जरा हम कैलकुलेट करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो स्टूडेंट यहां पर आपने फार्मूले के जरिए भी 14C13 किसके इक्वल होगा ये चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप इसको 14C13 को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन का ऑप्शन होता है। फार्मूला अगर यूज करें तो NCR का फार्मूला आपने यूनिट 6 में पढ़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होता है। ये फार्मूला यूज करके हम भी 14C13 को फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको फाइंड करूं तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा यानी ये वाली जो सारी टर्म्स है ये कैलकुलेटर के जरिए अगर डायरेक्ट फाइंड करें तो ये आएगा जनाब वाला 446410444 प्लस 14C14 3 पावर 14 है। तो ये अगर कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो ये आता है 47 82969 आता है। अब इन दोनों का जो भी एडिशन आएगा यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 451193409 आएगा। स्टूडेंट अब यहां पर आपके पास जो भी नंबर आएगा यानी इधर जो फर्स्ट नंबर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास क्या होंगे, वो 0 के इक्वल होंगे। जब ये नंबर इस नंबर के साथ ऐड होगा, फर्ज करें मैं इसको कहता हूं कि यहां पर ये आता है इनका फर्ज करें, लेट अस सपोज दैट ये आता है 1 5 6 7 8 आता है। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो जो भी आएगा इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, इधर जो भी नंबर आएगा इसके लास्ट 2 डिजिट 0 है तो ये 2 जीरोस जब ये इन दो 09 के साथ लास्ट 2 डिजिट के साथ ऐड होंगे तो वो क्या हो जाएगा 09 ही रहेगा। तो इसका मतलब है जो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स हैं यानी 0 और 9 वही 23 पावर 14 के लास्ट 2 डिजिट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि hence the last 2 digits of the number the last 2 digits of 23 power 14 is, उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो दो नंबर्स ऐड करके चेक करेंगे कि इनके क्या लास्ट 2 डिजिट्स हैं। इधर लास्ट 2 डिजिट्स आ रहे हैं 0 और 9 तो फिर जो 23 पावर 14 होंगे उसके भी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे 0 और 9 होंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है अटेम्प्ट करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि रैंक किससे कहते हैं, किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड किया जाता है। तो रैंक की डेफिनेशन में आपके सामने यहां पे लिख देता हूं कि रैंक क्या होता है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए is the number of non-zero rows. Of A is the number of non-zero rows of matrix A in echelon form. This is the definition of the rank. यानी किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि उस मैट्रिक्स को हम एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि एचेलॉन फॉर्म के अंदर उस मैट्रिक्स में
कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है। जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि एचेलॉन फॉर्म समझनी है आपने कि एचेलॉन फॉर्म होती क्या है। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचेलॉन फॉर्म इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कोई भी मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में होगी अगर उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लीडिंग एंट्रीज शुड बी 1, यानी लीडिंग एंट्रीज जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, याद रखें कि हर रो की अपनी लीडिंग एंट्री होती है। जैसे इस मैट्रिक्स के में जो फर्स्ट रो है वो है 2 5 7, तो इसकी लीडिंग एंट्री क्या होगी, 2 होगी। यानी द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। यानी किसी रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूं 2 5 7 0 3 9 0 0 5, तो इसमें मैं अगर आपको कहता हूं कि व्हाट इज द लीडिंग एंट्री ऑफ रो 1, तो रो 1 की लीडिंग एंट्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि पहली नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, रो 1 की, वो 2 है। इसी तरीके से लीडिंग एंट्री ऑफ रो 2 क्या होगी, लीडिंग एंट्री ऑफ रो 2 इज 3, क्योंकि रो 2 की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, वो 3 है। इसी तरीके से रो 3 की लीडिंग एंट्री क्या होगी, वो 5 होगी। क्यों 5 होगी, क्योंकि इससे पहले वाली जो एंट्रीज है वो दोनों जीरो है। तो अगर मैं जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है रो 3 की वो 5 है। लेट्स सपोज मैं अगर कह दूं ये 1 के इक्वल है, तो अब लीडिंग एंट्री रो 3 की क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं कह दूं लेट्स सपोज जो फर्स्ट एंट्री है वो 7 है, तो अब जो लीडिंग एंट्री होगी वो रो 3 की क्या होगी, वो 7 होगी, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, 3 है, 7 है। तो अब आपने ये देखना है कि एचेलॉन फॉर्म क्या होती है किसी मैट्रिक्स की। एचेलॉन फॉर्म कैसे हासिल करते हैं, तो एचेलॉन फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है मैंने, द लीडिंग एंट्री शुड बी 1, यानी हर रो की लीडिंग एंट्री को क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन द सक्सेसिव रो शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस रो, यानी जो लीडिंग जीरोस की तादाद है वो अगली रो में ज्यादा होनी चाहिए पिछली रो की निस्बत। जैसे स्टूडेंट पहले हम ये चेक करते हैं कि लीडिंग जीरोस होते क्या है। लेट्स सपोज आपके सामने यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अब यहां पे देखें कि इसको अगर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले मुझे लीडिंग एंट्रीज को 1 बनाना होगा। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 2 है तो इसको 1 बनाना होगा। इसी तरीके से सेकंड लीडिंग एंट्री 3 है तो इसको 1 बनाना होगा। इसी तरीके से थर्ड लीडिंग एंट्री 5 है तो इसको भी 1 बनाना होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन द सक्सेसिव रो शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस रो। लीडिंग जीरोस कहते हैं जो लीडिंग एंट्री से पहले वाले जो जीरोस होते हैं, यानी द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री आर कॉल्ड द लीडिंग जीरोस ऑफ दैट रो। जैसे पहली रो में कोई लीडिंग जीरोस नहीं है क्योंकि 1 से पहले कोई जीरो नहीं है। सेकंड रो में एक ही लीडिंग जीरोस है वो है 0, और थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो इसमें क्या है, 2 लीडिंग जीरोस हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सक्सेसिव रो है यानी जो अगली रो है उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है यानी नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस है उनकी तादाद पिछली रो से ज्यादा होने चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो में लीडिंग जीरोस कितने हैं, कोई नहीं है। सेकंड रो में लीडिंग जीरोस कितने हैं, 1 है। और इसी तरीके से थर्ड रो में लीडिंग जीरोस कितने हैं, 2 है। तो ये आपके पास होगा, या इसको इन अदर वर्ड ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0, यानी जो एंट्रीज हैं लीडिंग एंट्री के नीचे यानी लीडिंग एंट्री के कॉलम में जो एंट्रीज हैं उनको 0 होना चाहिए। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का रैंक बताना है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक बताने के लिए सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना होगा, एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। तो एचेलॉन फॉर्म में लीडिंग एंट्रीज को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम
हम बाय रो ऑपरेशन जो लीडिंग एंट्रीज है, फर्स्ट रो की जो लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाएंगे। तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री आपके पास क्या है, 2 है। अब इस 2 को 1 बनाना है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1 है। अगर हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करें तो हमारे पास ये फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। तो ये 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। ये 5 माइनस 2 क्या होगा, 3। और 7 माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होता है, तो 7 प्लस 1 क्या होगा, 8। अब बाकी हम एज इट इज लिखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री को क्या बनाएंगे, 1 के इक्वल बनाएंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि द एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री शुड बी 0, यानी जो एंट्रीज है लीडिंग एंट्री के नीचे जो एंट्रीज है उनको हमें 0 बनाना है। या आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन द सक्सेसिव रो शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस रो। तो उसके लिए सेकंड वाला ये जो ऑप्शन है ये ठीक है कि जो लीडिंग एंट्रीज है उनके नीचे आपने 0 बनाना है। ये स्टूडेंट आपने प्रॉपर वे में करना है कि पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है उसको 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के बाद उस लीडिंग एंट्री के नीचे जितने एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है। फिर सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0 बनाना है। फिर इसी तरीके से थर्ड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाना है, फिर उस लीडिंग एंट्री के नीचे जितनी एंट्रीज होंगी उनको आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब हमने यहाँ पे देखी ये लीडिंग एंट्री होगी फर्स्ट रो की, ये 1 हो गई। अब इसके नीचे कौन कौन सी एंट्रीज है, 1 है और -3 है। इस 1 को भी हमने 0 बनाना है, इस -3 की जगह भी 0 लेके आना है। अब इस 1 को 0 बनाने के लिए ये 1 किस रो की है, R2 की है। और इस 1 के जरिए यानी जो लीडिंग एंट्री है इसके जरिए 0 बनाना है। तो R2 माइनस हम क्या करेंगे, R1 करेंगे। तो ये फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी 1 3 8। अब यहां पर हमने सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 -1, -1 -8 क्या हो जाएगा, -9 होगा। तो अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे जो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री है वो 0 हो गई। अब हमने -3 को 0 बनाना है और -3 को इस 1 के जरिए यानी जो रो 1 की लीडिंग एंट्री है उसके जरिए 0 बनाना है। तो उसके लिए क्या ऑपरेशन करेंगे कि R3 में R1 को प्लस करेंगे। तो -3 R1 को सिर्फ प्लस नहीं करेंगे बल्कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 में प्लस करेंगे। यानी हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 + 3 R1 करेंगे। तो अब इससे आपका क्या क्या हो जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0। ये -6 है यानी ऑपरेशन ये आपके पास R3 + 3 R1 है। तो R3 की सेकंड एंट्री -6 है प्लस 3 R1 की सेकंड एंट्री 3 है। तो 3 3 9, -6 + 9 क्या होगा, 3 होगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसी तरीके से R3 की लास्ट एंट्री क्या है, 3 है और R1 की लास्ट एंट्री क्या है, 8 है। तो हम इस R3 की जगह 3 लिख देंगे +3 × 8। तो ये 3 8 24, तो ये क्या आ जाएगा 27। तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। तो दैट इज द अब हमें नजर आ रहा है कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई और उसके नीचे जितनी एंट्रीज थी वो सारी 0 हो गई। अब हम सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाएंगे। तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या है आपके सामने, यहाँ पे सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड रो की लीडिंग एंट्री को 1 बनाएंगे। तो फर्स्ट को तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री है -1 है, इसको हमने 1 बनाना है। तो उसके लिए हम सेकंड रो को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 0 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +9, ये 0 3 27 एज इट इज आएगा। अब सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो गई। अब हमें इस सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री के नीचे जो एंट्री है उसको 0 बनाना है।
तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री के नीचे कौन सी एंट्री आ रही है, 3 आ रही है। तो इस 3 को 0 बनाना है हमें और इस 3 को इस लीडिंग एंट्री के जरिए 0 बनाना है। तो हम क्या ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस 3R2 करेंगे, यानी हम ये ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस 3R2 करेंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज आएगी 1 3 8। अब ये सेकंड रो भी एज इट इज आएगी 0 1 9। चेंज किस में आएगा, थर्ड रो में आएगा। तो 0 और इधर भी फर्स्ट एंट्री 0 है, R2 की भी फर्स्ट एंट्री 0 है, तो ये 0 आएगा। अब इधर R3 की सेकंड एंट्री 3 है, माइनस 3 इंटू R2 की सेकंड एंट्री क्या है, 1 है, तो ये 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अब R3 की थर्ड एंट्री 27 है और R2 की थर्ड एंट्री 9 है, तो 27 माइनस 3 27, तो 27 माइनस 27 ये भी 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गई, एचेलॉन फॉर्म में आ गई, क्योंकि लास्ट रो में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है तो इसलिए उसको 1 बनाना भी नहीं पड़ेगा हमें। अब ये आपके पास एचेलॉन फॉर्म है क्योंकि लीडिंग एंट्रीज 1 हो गई है और उनके नीचे 0 हो गई है, तो ये एचेलॉन। अब हमने क्या बताना था, हमने रैंक बताना था। तो हमने जब मैंने रैंक की डेफिनेशन लिखवाई थी तो क्या लिखवाई थी कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इज रैंक। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यानी वो रोज जो 0 ना हो वो नॉन जीरो रोज होती है। तो फर्स्ट रो नॉन जीरो है, सेकंड रो नॉन जीरो है, थर्ड रो जो है वो 0 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है रैंक के, यानी रैंक किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आ गए एचेलॉन फॉर्म में, 2 आ गए, ये और ये। तो इट मींस कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 2 होगा। अच्छा, अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 लिखा है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2 चीजें गिवन है। एक ये गिवन है कि z किसकी इक्वल है, वो इक्वल है x प्लस आयोटा y, यानी यहाँ पर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। और क्या गिवन है, और ये गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 किसके इक्वल, z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 किसके इक्वल है, वो इक्वल है पाई बाय 2 के इक्वल है। और हमने शो क्या करना है, और हमने ये शो करना है कि वी हैव टू शो दैट कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 लेता हूं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं। यानी ये जो आपके पास आर्गुमेंट, अब मैं फिर बाद में आर्गुमेंट किससे कहते हैं ये भी समझा दूंगा, लेकिन पहले हम जरा z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 को जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं बाई पुटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यानी जो z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, x प्लस आयोटा y है, तो इधर z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई z प्लस 1 है तो इसमें भी x प्लस आयोटा y प्लस 1 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट जरा मैं इधर इसमें इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए मैं रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके लिखना चाहूं तो नोमिनेटर में देखें जिन नंबर्स के साथ, जिन टर्म्स के साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट होंगे। तो इट मींस के x और -1 के साथ आयोटा नहीं आ रहा है तो दीस आर द रियल पार्ट, और आयोटा y को हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 जो होगा दैट आर द रियल पार्ट्स, इनको एक साथ ब्रैकेट में लिखते हैं और आयोटा y को क्या करते हैं,
अलग लिखते हैं, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। अब स्टूडेंट आपके पास जब भी डिनोमिनेटर को आपने रियलाइज करना होता है, यानी डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके कॉन्जुगेट से उस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 और a प्लस आयोटा b है, तो अगर मैंने डिनोमिनेटर में से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करना है, यानी इसमें रियल नंबर लेके आना है, आयोटा वाली फॉर्म बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो फिर इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इसको हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होगा a माइनस आयोटा b के। यानी कॉन्जुगेट क्या करता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देता है, तो दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 प्लस आयोटा y है, तो हम इसको रियलाइज करना चाहते हैं, यानी डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाना चाहते हैं, यानी आयोटा खत्म करना चाहते हैं, तो फिर इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो x प्लस 1 प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट क्या होगा, x प्लस 1 इज द रियल पार्ट, आयोटा y इज द इमेजिनरी पार्ट। जैसे a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b, तो x प्लस 1 प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट होगा x प्लस 1 माइनस आयोटा y। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, फिर x माइनस 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से अब आयोटा y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आयोटा y को माइनस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा। और डिनोमिनेटर में आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a आपके पास जहां पे x प्लस 1 है और b आपके पास आयोटा y है, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं b स्क्वायर की जगह। इसको आप मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 होगा, और इसी तरीके से माइनस आयोटा वाई एक्स, इन दोनों टर्म्स में क्या है, आयोटा कॉमन है, यानी आयोटा वाई कॉमन है, तो मैं आयोटा वाई कॉमन ले लेता हूं इन दोनों टर्म्स में, तो ये आपके पास x माइनस 1 होगा, यानी प्लस आयोटा वाई कॉमन ले लें, तो इसको पहले रख लें, तो ये x प्लस 1 को पहले लिख लें क्योंकि प्लस आयोटा वाई हमने कॉमन लिया है, माइनस x, और ये इस माइनस की वजह से ये माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 होगा, और लास्ट टर्म में आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट हमेशा याद रखें किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के इक्वल होता है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 1, तो ये माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इस आयोटा स्क्वायर की भी जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 1, तो ये आपके पास वाई स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो ये प्लस 2 आयोटा वाई होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय ये x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1। तो ये z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, x माइनस 1 होल x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जरा अलग करके लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज द रियल पार्ट,
क्योंकि जिसके साथ आपके पास वो ना आ जाए, आयोटा ना हो, दैट आर द रियल पार्ट्स हैं, और 2 आयोटा वाई क्या है, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। और डिनोमिनेटर में तो जाहिर बात है आयोटा है ही नहीं, तो दैट विल बी द रियल पार्ट होगा। अब अगर स्टूडेंट मैं इसको मजीद तरह सेपरेट करके लिखूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y आयोटा। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 2 आयोटा y की जगह x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट आपके पास लेट्स सपोज 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 है, तो आप इसको 3 बाई 7 प्लस 5 बाई 7 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमने इसको लिखा है। अब स्टूडेंट हमने जरा आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है ये चेक करना है। लेट्स सपोज जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b है, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करूं तो याद रखें कि जो रियल पार्ट होता है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है यानी b विल बी द इमेजिनरी पार्ट, इसको y एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो इस a के ऊपर b के सामने वाला पॉइंट नोट करते हैं, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b होता है। अब स्टूडेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पॉइंट जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b को ज्वाइन करता है, इसको मैं अगर ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओ ए, यानी अगर लेट्स सपोज इसको a का नाम दे दे। अब ये जो आपके पास ये वाला जो एंगल बन रहा है x के साथ, दिस एंगल इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, यानी जो थीटा होगा दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z होगा। अगर मैं इसको इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट a है, ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट b है। तो हमें पता है कि ये थीटा है, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर b है, बेस a है, तो यहां से थीटा क्या आएगा, b tan इनवर्स ऑफ b आवर a आएगा। और आपके पास थीटा इज व्हाट इज थीटा, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b आवर a होगा। तो इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे, यानी हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 किसके इक्वल है, वो पाई बाई 2 के इक्वल है। बाय डेफिनेशन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ b और a होता है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, a प्लस आयोटा b हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 निकालेंगे तो वो tan इनवर्स ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 का रियल पार्ट क्या आ गया, ये आ गया है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया है। तो ये b की जगह आपके पास दिस इज इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा इसके साथ है, और दिस इज रियल पार्ट होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2y, यानी b डिवाइडेड बाय a, सॉरी b को हमने a के साथ डिवाइड करना है। तो b हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका है 2y डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पाई बाई 2 के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके जो गिवन आइडेंटिटी है उसका प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखें कि यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ 2y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। तो दैट इज द tan इनवर्स ऑफ, हमारे पास क्या आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई इसकी अपना
अब हमने सॉरी यहाँ पर ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है, बिल्कुल वन है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी है। तो अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, टेन इनवर्स को अगर मैं सेकंड साइड पे लेके जाऊं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब इसको जरा आपने यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के आगे अगला स्टेप करना है। तो ये मैं 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को एज इट इज लिखता हूं। अब स्टूडेंट जो 10 पाई बाई 2 होता है वो 10 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10 90 डिग्री मैथ एरर आ जाएगा, यानी आपके पास इंफिनिटी के इक्वल आएगा। तो अब आपने याद रखना है कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 10 पाई बाई 2 को आप साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, और cos पाई बाई 2 0 होता है, यानी cos 90 डिग्री 0 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 सेकंड साइड पे जाके 2y से मल्टीप्लाई होगा, और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वो 0 के इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। तो माइनस 1 को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो हिंस हमने इसी आइडेंटिटी का प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब आपके पास पार्ट 10 का सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ p 56 r plus 6 रेशो p 54 r plus 3 इज इक्वल टू 30,800 रेशो 1 हो। यानी स्टूडेंट आपने इधर r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने अपनी बुक में जो परम्यूटेशन की डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है। लेट्स सपोज परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, यानी हमारे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स एन हो और हमने एट अ टाइम जो ऑब्जेक्ट लेने वो आर लेने एन में से, तो उनकी परम्यूटेशन यानी इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या किसके इक्वल होती है, उसके लिए फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो दैट इज द परम्यूटेशंस का फार्मूला है। हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करनी है कि r हमारे पास किसके इक्वल होगा। अब p 56 p r प्लस 6 है, यानी n की जगह आपके पास 56 है और r जो है वो क्या है, r प्लस 6 है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होता है, तो n 56 है माइनस r यानी आपके पास प्लस 6 है, इसको r प्लस 6 को 56 में से माइनस करना होगा। इसी तरीके से रेशो ये 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 में से r प्लस 3 को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और राइट हैंड साइड पे 30,800 डिवाइडेड रेशो 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 होगा। सिंपली हम इसको लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये 56 को मैं 56 इंटू 55 इंटू 54 रेशो लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय ये माइनस का साइन होगा, तो ये इससे बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट हटाने से साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये 50 माइनस r रह जाएगा फैक्टोरियल, और ये 54 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी अगर ये ब्रैकेट रिमूव करें तो ये 50 r माइनस 3 होगा, तो 54 माइनस 3 क्या होता है, 51 माइनस r होता है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 30,800 डिवाइडेड बाय 1, 30,000 के ही इक्वल होगा। अब स्टूडेंट आपके पास ये रेशो है, तो ये 54 फैक्टोरियल है, ये 54 फैक्टोरियल है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, आपके पास 1 रह जाएगा, और अब यहां पर आपके पास रह जाएगा 56 इंटू 55, और यहां पर आप 50 माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज लिखेंगे,
और रेशो इधर 1 डिवाइडेड बाई 50 माइनस आर फैक्टोरियल है ये, तो इसको मैं 50 माइनस आर इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज n फैक्टोरियल है तो n को फैक्टोरियल को आप n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इस 51 माइनस r में से अगर 1 को माइनस किया जाए तो 51 माइनस 1 क्या होता है, 50 माइनस r एज इट इज आएगा। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 30,800 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए डस्टर किधर चला गया। अब ये आपके पास 50 माइनस आर फैक्टोरियल और 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएंगे। अब 55 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,180 आता है। रेशो 1/50 1 माइनस आर आता है इज इक्वल टू 30,800 आता है। अब स्टूडेंट इसको जैसे आप ए रेशो बी को क्या लिखते हैं, ए रेशो बी को ए डिवाइडेड बाई बी लिखते हैं, तो सेम इसी तरीके से 180 रेशो 1 आवर 51 माइनस आर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 30,800 आएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहां से 51 माइनस आर किसके इक्वल आएगा, 30,800 डिवाइडेड बाय 30,080 आएगा। तो ये कैंसल होके क्या आ जाएगा 10, यानी 30,800 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि 51 माइनस आर किसके इक्वल आ गया 10। तो यहां से आर किसके इक्वल आएगा 51 माइनस 10 के इक्वल आएगा। तो ये 1 5 माइनस 1 4, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 41 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।